विकास की पूजा के साथ नई नई शादी हुई थी। विकास अपनी माँ निर्मला और अपनी छोटी बहन रागिनी के साथ उस छोटे से घर में रहा करता था। अरे माँ, और कितनी आरती उतारोगी? अब इसे अंदर भी जाने दो। ये बहुत थक गई है, अब थोड़ा आराम करेगी। अरे नई नवेली दुल्हन है, इसकी आरती न उतारूं तो अपशगुन होगा। माँ, तुमने इसकी काफी आरती उतार ली है। अगर अब इसे और यहाँ खड़ा रखा तो ये बेचारी तो बेहोश हो जाएगी। फिर मुझे इसे गोद में उठाकर अंदर ले जाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे मम्मी, भाभी इतना कह रही है तो उसे जाने भी दो। हाँ माँ, हमें अब जाने दो। बाकी की रस्में बाद में कर लेना, हमें आराम करना है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो। पूजा अपने साथ जहेज में एक फ्रिज भी लाई थी, क्योंकि विकास के घर में फ्रिज नहीं था। इसीलिए उसकी माँ और उसकी बहन फ्रिज देखकर बहुत खुश थे। शुक्र है बहू ये फ्रिज ले आई, अब ठंडे पानी की कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ मम्मी, अब मैं इस फ्रिज में बहुत सारे खाने बना कर रखूंगी। हाँ बेटा, अब ये हमारा ही तो है। पूजा, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? क्योंकि तुम तो एक बहुत बड़े घर से आई हो और ये घर तो बहुत छोटा है। हम सब घर वाले अक्सर एक साथ ही सो जाते हैं, क्योंकि इस घर में एक ही कमरे में पंखा है, वरना तो हमें गर्मी में रहना पड़ता है। आप इन बातों की चिंता मत करें विकास, मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगी। ठीक है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी हर कठिनाई में तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन विकास काम पर जा रहा था। वो एक सेठ की छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। चलो, मैं काम पर जाता हूँ। अगर देर से पहुँचा तो सेठ बहुत बुरा आदमी है। वो मेरी पगार काट लेगा और मुझे नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब मैं निकलता हूँ। ठीक है जी, आप आराम से जाइए। उसके बाद विकास काम पर जाने के लिए निकल जाता है। माँ जी, मैंने विकास के लिए खाना बनाया है, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, वरना ये खराब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी अभी कुछ बना रही है, वो उसे फ्रिज में रखेगी। पर माँ जी, फ्रिज तो बहुत बड़ा है, मैं इसीलिए बड़ा फ्रिज लाई थी। अरे अभी आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अपने फ्रिज का धौंस जमा रही हो। बोला ना, मेरी बेटी खाना बनाकर इसमें रखेगी। अच्छा ठीक है माँ जी। और हाँ, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए कोई काम नहीं करवाया। कल से घर का सारा काम तुम ही करोगी, समझ आई? जी माँ जी, जी मैं समझ गई। पूजा की सास का व्यवहार पूजा के साथ अच्छा नहीं था, परंतु फिर भी वो अपनी सास को कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वो एक शरीफ और संस्कारी लड़की थी। रात को जब विकास थक कर घर आया तो पूजा ने उसके लिए दोबारा से नया खाना बनाया, क्योंकि पहले वाला खाना तो खराब हो चुका था। अरे वाह पूजा, खाना तो बहुत अच्छा बना है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। परंतु पूजा गहरी सोच में थी। वो अपनी पति की बात का कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ पूजा, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम किसी चिंता में हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अरे नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खाना खाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फिर ठीक है। मैं आज काम करके बहुत थक गया हूँ। चलो पूजा, अब चलकर आराम करते हैं। पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरे में पंखा था, वहीं पूरा परिवार सोया करता था। अगले दिन पूजा सास के बिना कहे घर के सारे कामों में लग जाती है। वो जल्दी जल्दी घर के काम करने लगती है। अरे वाह, मेरे कहे बिना ही काम करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है।
मम्मी मम्मी, ये देखो क्या है, भाभी का सर्टिफिकेट। अरे रागिनी, पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? पर बेटी, आखिर ये है क्या? भाभी, ये मुझे आपके कमरे से मिला है। मम्मी, भाभी ने सिलाई का कोर्स किया हुआ है। ओह, सिलाई का कोर्स, इसे वैसे भी सिलाई करके कौन सा दर्जी बनना है, एक कोर्स किया वो भी फजूल। पूजा को अपनी सास की बात बहुत बुरी लगी, परंतु वो कुछ नहीं कहती थी। अगले दिन विकास की उसके सेठ के साथ कुछ बहस हो गई। तभी सेठ ने विकास को काम से निकाल दिया। विकास बहुत परेशान था। बेटा, क्या हुआ है, कुछ तो बोल। माँ, अब क्या बोलूं? बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। वो सेठ बहुत बुरा है, मेरी उससे बहस हो गई। वो मुझे बहुत बुरा कह रहा था, इसीलिए उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है। हाय राम, अब क्या होगा? तेरी नौकरी नहीं रही, अब ये घर कैसे चलेगा? अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगा। कहीं न कहीं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। पूजा अपने पति की ये हालत देखकर बहुत उदास हो गई और वो उसे अपने साथ कमरे में ले गई। पूजा, मेरा सेठ बहुत खराब था। वो जानता था मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत है, उसके बावजूद उसने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँगा। बाहर तो मैंने माँ के सामने कह दिया कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, परंतु नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। विकास, चिंता मत कीजिए, मुझे सिलाई आती है, मैं आपकी मदद करूंगी। क्या? तुमने सिलाई कब सीखी? और वैसे भी हमारे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। तुम क्या सियोगी? और सीखकर भी तुम कितने ही पैसे कमाओगी? विकास, मेरे पास एक गुल्लक है, उसमें मैंने थोड़े पैसे जमा किए हैं, उससे काम बन जाएगा। तभी पूजा वो गुल्लक लेकर आती है जिसमें वो काफी समय से पैसे जमा कर रही थी। पूजा उस गुल्लक को तोड़ देती है। विकास, इन पैसों से मशीन आ जाएगी, आप बस मुझे वो लाकर दे दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। पूजा, अगर तुम इतने भरोसे से कह रही हो तो जरूर कोई बात होगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे लिए वो सिलाई मशीन लेकर आता हूँ। उसके बाद विकास वो पैसे लेकर जल्दी जल्दी बाजार जाता है। बाजार जाकर विकास उन पैसों से एक अच्छी सी सिलाई मशीन लेता है और उसे लेकर सीधा घर वापस आ जाता है। पूजा, मैं तुम्हारे लिए सिलाई मशीन तो ले आया हूँ, परंतु आखिर तुमने क्या सोचा है? इस सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके तुम क्या सियोगी? तुम ऐसा क्या बनाने वाली हो? विकास, ये आइडिया मैंने शादी से पहले सोचा था, जब मैंने ये कोर्स किया था। मैं हमारे झंडे के छोटे छोटे बैज बनाऊंगी और आप उन्हें दुकानों पे जाकर बेच आना। अरे वाह पूजा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर तुम जैसा कह रही हो वैसा हो जाए तो बहुत कमाई हो सकती है। उसके बाद पूजा काम से लग जाती है। वो सिलाई मशीन से कपड़े को सीखकर तिरंगे के छोटे छोटे बैज बनाने लगती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद बहुत सारे बैज बनकर तैयार हो जाते हैं। वाह पूजा, तुम्हारा जवाब नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे अंदर इतना हुनर होगा। तुमने इतने प्यारे तिरंगे के बैज बनाए हैं। विकास, अब आप जाइए और इसे किसी दुकान पर बेच आइए। अगर कोई इसे खरीद ले तो मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है पूजा, मैं इन सभी बैज को सब दुकानदारों के पास लेकर जाता हूँ। अगर कोई भी इन्हें खरीद लेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद विकास उन सभी बैजों को लेकर एक दुकानदार के पास जाता है और उसे एक बैज दिखाता है। ये देखो भाई साहब, तिरंगे वाले बैज 15 अगस्त वैसे ही आने वाली है। अगर तुम इन बैजों को अपने दुकान पर रखोगे तो तुम्हारा बहुत मुनाफा होगा। सभी लोग तुमसे ये बैज खरीदेंगे। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ऐसी चीज मैंने पहली बार देखी है। शायद ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक काम करो, मुझे कुछ बैज दे जाओ। अगर लोगों ने इसे पसंद किया तो मैं तुमसे और मंगा लूंगा। विकास उस दुकानदार को कुछ बैज दे देता है।
उसके बाद विकास काफी सारी दुकानों पर जाता है और उन सभी को थोड़े थोड़े बैज दे देता है। पूजा, मैं बहुत सारी दुकानों पर गया, तुम्हारे बैज दुकानदार को तो बहुत पसंद आए हैं। अब देखते हैं कि लोगों को भी तुम्हारे बैज पसंद आते हैं या फिर नहीं। कुछ ही दिनों में दुकानदारों की दुकान से वो बैज तेजी से बिकने लगे, इसीलिए सभी दुकानदार विकास से और बैज मंगवाने लगे। अब विकास के पास उन बैजों के बहुत ज्यादा ऑर्डर आने लगे और पूजा दिन रात मेहनत से काम करने लगी। वो पूरा पूरा दिन काम करके बैज बनाती और विकास जाकर उन बैजों को दुकान पर बेच आता। अरे वाह पूजा, तुमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया तुमने। हमारे बनाए हुए बैज पूरी दुकानों पर हर जगह बिक रहे हैं। सभी लोगों को ये बैज बहुत पसंद आ रहे हैं और हमारी कमाई भी कितनी अच्छी हो रही है। हाँ विकास, मैं आपका साथ देकर बहुत खुश हूँ। अभी तो हम इस काम को और आगे लेकर जाएंगे। क्या हम इस काम को और आगे लेकर कैसे जा सकते हैं? हम तो बस बैज बनाकर यहीं पर बेच सकते हैं। नहीं विकास, ये देखिए, मैंने एक वेबसाइट बनाई है। यहाँ पर पूरी दुनिया में कोई भी बैज खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है। हम उसके देश के झंडे का बैज बनाकर उसे भेज देंगे। अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हें ये सब भी आता है। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया। विकास और पूजा का काम अब बहुत बढ़ गया था। हर देश से उनके पास ऑर्डर आते थे और वो हर तरह के तिरंगे का बैज बनाकर उन्हें भेज देते थे। पूजा के हुनर के कारण वो अब करोड़ों रुपए कमा रही थी। विकास की मां निर्मला ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा थी। बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया और तूने हमारा पूरा घर संभाल लिया। तू बहुत अच्छी है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हुई है। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। अब हम सब यहाँ नहीं रहेंगे। विकास ने एक अच्छा सा घर लिया है, हम सब वहीं रहेंगे। विकास की मां निर्मला को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो इतनी अच्छी बहू पाकर बहुत खुश हो गई। उसके बाद विकास ने एक बहुत बड़ा सा घर लिया। वहाँ वो सभी हंसी खुशी रहने लगे। भैरव एक जालिम आदमी था जो अपनी गधी को दिन रात मारता था। तू कोई काम ठीक से नहीं करती। हाँ, आज तुझे इतना मारूंगा कि तुझे अकल आ जाएगी। फिर तू सारे काम एकदम ठीक करेगी। जब देखो सारी बोरियां रास्ते में ही गिरा देती है। क्या तुझमें इतनी जान भी नहीं कि ये बोरियां उठा सके? गधी को काफी देर तक मारने के बाद भैरव वहाँ से चला जाता है। भैरव उस गधी पर इतनी बोरियां लाद देता था कि वो बेचारी चलना तो दूर खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मेरे मालिक कितने जालिम हैं, मुझे कितना जोर जोर से मारते हैं। मुझसे भारी वजन नहीं उठाया जाता। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब चल यहाँ से। अगर आज तूने इनमें से एक भी बोरी जमीन पर गिराई तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू हमेशा याद रखेगी। चल, अब इतना खाती है, खा खा कर मुस्टंडी हो गई है और इतना सा वजन नहीं उठाया जाता। उसके बाद भैरव वो सारी बोरियां उस गधी की पीठ पर लाद कर वहाँ से चल देता है। वो बेचारी गधी बहुत मुश्किल से उन बोरियों का वजन बर्दाश्त कर रही थी और भैरव के पीछे पीछे चल रही थी। इतना दूर इतना भारी वजन लेकर वो गधी चल रही थी। उसकी रफ्तार अब धीमी हो गई थी। क्या हुआ? इतना धीमे क्यों चल रही है? क्या तू अभी से थक गई है? अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। अगर तू ऐसे ही चलती रही तो हम तो कल पहुँचेंगे। जरा अपनी रफ्तार बढ़ा और थोड़ा तेज चल, नहीं तो जब मेरा ये डंडा पड़ेगा तो तू खुद ब खुद तेज भागेगी। रास्ते में भैरव को एक आदमी मिलता है। जब वो गधी पर
इतना वजन देखता है तो वो भैरव से कहता है, अरे भाई, इस मासूम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तुमने उस बेचारी गधी पर इतना वजन लाद दिया है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अरे तुझे इससे क्या है? क्या ये तेरी गधी है जो इसे देखकर तुझे इतना अफसोस हो रहा है? और क्या तुझे पता नहीं कि ये गधे सिर्फ काम करने और बोझ उठाने के लिए ही बने हैं? ओ, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। ये भी एक बेजुबान जानवर है, ये कुछ बोल नहीं सकती। तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और इस पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। अरे जा जा, सुबह सुबह मुझे इतना ज्ञान मत दे। वैसे ही इस लीचड़ गधी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अगर तू मुझसे कुछ सुनना नहीं चाहता तो यहाँ से चला जा। लगता है तुम कभी नहीं समझोगे। तुम एक इंसान होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो इस जानवर पर जुल्म करके। अगर तेरी बकवास सुनने के लिए यहाँ रुका तो तू तो मेरा सारा समय बर्बाद कर देगा। इससे अच्छा तो यही है मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद भैरव अपनी गधी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाप रे, कितना बुरा आदमी था ये। मैंने इसे कितना समझाया परंतु इसे बिल्कुल समझ नहीं आई कि जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। हे ऊपर वाले, मैं तो इस गधी पर होता हुआ जुल्म बिल्कुल नहीं देख पाया। तू ही इन सब जानवरों का मालिक है। इस गधी पर अपना आशीर्वाद कर। इस गधी को ऐसा वरदान दे कि इसकी आने वाली संतान इसके जैसी कमजोर न हो और वो सभी से लड़ सके। बेचारी गधी आज बहुत थक गई थी क्योंकि उसके मालिक ने आज उसे बहुत मारा था और उससे बहुत काम करवाया था। मेरे मालिक को तो इस बात की भी चिंता नहीं कि मैं गर्भवती हूँ, वो फिर भी मुझे मारते हैं। काश मैं गधी ना होती, कोई इंसान होती तो शायद मुझ पे इतना जुल्म नहीं होता। तभी एक टूटता हुआ तारा आकर गधी के पेट पर लगता है। कुछ दिनों बाद उस गधी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, परंतु ये बात उसके मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये क्या, तूने एक बच्चा जन्मा है? हाँ, तुझसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। काम तो तुझसे होता नहीं, अब मुझे तेरे साथ साथ तेरे इस बच्चे को भी पालना पड़ेगा। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो किसी काम के लायक तो बची नहीं है। तेरे इस बच्चे को बड़ा करके ही मैं इससे सारे काम कराऊंगा। हाँ, परंतु याद रहे, तेरे इस बच्चे को भोजन मैं नहीं खिलाऊंगा। इसके लिए तुझे ही सब कुछ करना होगा। गधी के उस बच्चे में कुछ मायावी ताकतें थीं, जिनके कारण वो बहुत बुद्धिमान था और इंसानों की सारी बातें समझता था। गधी का मालिक भैरव उस छोटे बच्चे के सामने उसकी माँ को बहुत मारता और उस बच्चे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दिन भर भैरव गधी से काम करवाता था। और रात होते ही उसे घर के पीछे लाकर छोड़ देता था। माँ, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये मालिक बहुत बुरा है। ये आपको बहुत मारता है और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, मेरा जीवन तो खत्म हो चुका है, अब मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं बची। हिम्मत करो माँ, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद तुम देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, मेरा जीवन तो गुजर गया है, पर तू इस मालिक के साथ बिल्कुल नहीं रहना। यहाँ से कहीं दूर भाग जाना। नहीं माँ, ऐसी बात मत करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम भी एकदम ठीक हो जाओगी। बेचारी गधी ने आज अपने मालिक से बहुत मार खाई थी। बस इसी कारण वो उन दर्दों को बर्दाश्त न कर पाई और उसी समय उसने अपने प्राण त्याग दिए। माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, उठो ना, मुझसे बात करो माँ।
मुझसे बात करो। बेचारी गधी मर गई थी और ये देखकर उसका छोटा सा बच्चा बहुत उदास हो गया था। माँ, तुम नहीं रही। उस जालिम मालिक ने तुम्हें मार दिया, परंतु मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं इस मालिक के साथ नहीं रहूँगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। उसके बाद वो छोटा सा बच्चा रात के समय ही वहाँ से निकल जाता है। अरे ये मुझसे अनजाने में क्या हो गया। लगता है कल मैंने इस गधी को कुछ ज्यादा ही मार लगा दी, तभी रात के समय ये मर गई। ये मैंने क्या कर दिया। अब मुझे काम के लिए दूसरा गधा कहाँ से मिलेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस गधी को उतना ही मारना चाहिए था जितना ये बर्दाश्त कर सके। फिर मैं इससे और काम भी करवा सकता था, परंतु अब क्या कर सकते हैं। अब तो ये मर चुकी है। जंगल में चारों तरफ डर का माहौल था। जंगल के सभी जानवर डरकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। वो छोटा गधी का बच्चा भी जंगल पहुँच गया था। हाथी चाचा, ये सब क्या हो रहा है इस जंगल में। ये सभी जानवर डरकर यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हैं। क्या कोई भूकंप आने वाला है। नहीं बेटा, भूकंप से भी बड़ा तूफान आ रहा है। दो शिकारी हमेशा हमारे जंगल पर नजर गड़ाकर बैठे रहते हैं। वो रोज आकर किसी न किसी जानवर को पकड़कर ले जाते हैं। जैसे ही वो शिकारी आते हैं, सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। पर हाथी चाचा, सभी जानवर मिलकर उन शिकारियों का सामना क्यों नहीं करते। वो तो बस कुछ ही शिकारी होंगे और हम तो इतने सारे जानवर हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों इंसान हैं और हम सब जानवर हैं। किसी भी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन शिकारियों के सामने खड़ा हो सके। चाचा, अगर किसी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं है तो जंगल के राजा शेर में तो जरूर हिम्मत होगी। वो तो उन शिकारियों को खत्म कर सकता है। वो क्यों उनको नहीं खा जाता। बेटा, तुम एक काम करो, खुद ही जाकर शेर से पूछ लो, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रहा तो वो शिकारी मुझे भी ले जाएंगे। ठीक है हाथी चाचा, मैं शेर से खुद जाकर पूछ लूँगा। भैया, आज तो बड़ा शिकार हाथ लगा है। इस हिरन का स्वादिष्ट और नरम मुलायम मांस खाने में कितना मजा आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। ये हिरन तो देखने में ही लजीज लग रहा है। आखिर इसका शिकार किया किसने। हाँ, मैंने ही अपने तीर से इस चालाक हिरन को मार गिराया। अरे भैया, अगर तुम इस हिरन को नहीं मारते तो मैं मार डालता। मैं तुमसे शिकार में थोड़ा कम थोड़ी हूँ। अरे मेरे छोटे भाई, शिकार तू करे या मैं, बस इस जंगल में हमारा खौफ बना रहना चाहिए। सभी जानवर हमसे डरते रहें और हम इन्हें पकड़ पकड़ कर खाते रहेंगे। हाँ भैया, ठीक कहा तुमने। शिकार करके तो मजा ही आ गया। छोटा गधा बहुत परेशान था। वो शेर के पास जा रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि शेर उन शिकारियों का सामना क्यों नहीं करता। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हाँ, पूछना तो है कि आप उन शिकारियों का सामना क्यों नहीं करते। जंगल के सभी जानवर उन शिकारियों से कितना परेशान है। अगर आप उन शिकारियों को पकड़कर मार दोगे तो जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझ में जवानी वाली शक्ति नहीं। मैं उन दोनों शिकारियों का सामना नहीं कर पाऊंगा और अगर उन दोनों ने मुझे मार दिया
तो उसके बाद वो दोनों बिल्कुल नहीं डरेंगे और सभी जानवरों को पका पका कर खा जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। परंतु फिर भी अगर हमने उन शिकारियों का सामना नहीं किया, उन्हें सबक नहीं सिखाया, तो वो तो ऐसे ही जंगल के जानवरों को पकड़ पकड़ कर ले जाते रहेंगे। तब हम क्या करेंगे? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। परंतु हम क्या कर सकते हैं? वो शिकारी हमसे बहुत ताकतवर हैं। परंतु एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुम गधे हो परंतु इतने समझदार कैसे हो? मैंने आज से पहले इतना समझदार गधा नहीं देखा जो ऐसे बातें कर सके। मेरी माँ कहती थी जब वो गर्भवती थी तब उसके पेट पर एक टूटता तारा आकर गिरा था। बस उसी कारण शायद मैं इतना बुद्धिमान पैदा हुआ हूँ। हाँ, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। परंतु अगर तुम अपनी बुद्धिमानी से उन दोनों शिकारियों को फंसा सको तो मैं वाकई में तुम्हें मान जाऊंगा। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं उन दोनों शिकारियों के साथ क्या करता हूँ। वो अब कभी भी जंगल के जानवरों को पकड़ नहीं सकेंगे। मैं उन दोनों को बहुत बुरा फंसा दूंगा। अगले दिन वो छोटा गधा जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे के सामने खड़ा हो जाता है। उसने पहले से ही वहाँ पर 2 केले के छिलके डाल दिए थे। भैया वो देखो, एक छोटा गधे का बच्चा। अगर हम उसे पकड़ लें तो हम उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अरे वो तो मुझे कोई मूर्ख गधे का छोटा सा बच्चा लग रहा है। उसे पकड़कर हम कितने ही पैसे कमा लेंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी और जानवर को पकड़ते हैं, उससे हमें ज्यादा माल मिल जाएगा। शिकारियों, क्या तुम दोनों मुझे पकड़ सकते हो? मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। देखो भैया, ये तो बोलने वाला गधा है। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। इसे पकड़कर बेच देते हैं। अरे हाँ मेरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये तो बोलने वाला गधा निकला। इसकी कीमत तो सच में बहुत ज्यादा होगी। अब तो इसे पकड़ना ही होगा। चलो इसे पकड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों शिकारी गधे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। परंतु तभी उन केलों के छिलके के कारण उन दोनों का पांव फिसल जाता है और वो उस बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे बाप रे, कहाँ फंसा दिया हमें। अरे कोई बाहर निकालो इस गड्ढे से। जानवर हमें आकर मार डालेंगे। अरे कोई बाहर निकालो। ये गधे ने हमें कितना बुरा फंसाया है। कोई हमें बचाओ। तभी वो शेर वहाँ आ जाता है और उस छोटे गधे की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश होता है। वाह, जैसा तुमने कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। तुमने साबित कर दिया तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। हम इन शिकारियों को कब से पकड़ना चाह रहे थे और आज तुम्हारे कारण ये हमारे सामने हैं। अब देखना, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जी महाराज, अब इन दोनों शिकारियों का खौफ जंगल में नहीं होगा और जंगल के सभी जानवर भी एकदम सुरक्षित होंगे। देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जीवन का भी अंत हो ही जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस जंगल पर कोई ऐसा जानवर राज करे जो तुम्हारी तरह बहुत बुद्धिमान हो। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस पूरे जंगल पर राज करो और यहाँ के राजा बन जाओ। नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक गधा हूँ और गधे कभी भी राज नहीं करते। वो तो बस सबका बोझ उठाते हैं। नहीं बेटा, अब से इतिहास बदल जाएगा। सैकड़ों सालों से शेरों ने जंगल पर राज किया है, परंतु अब से तुम इस जंगल पर राज करोगे और तुम ही इस जंगल के राजा बनोगे। उसके बाद वो शेर अपनी जगह उस छोटे गधे को जंगल का राजा बना देता है और वो सभी जानवरों के साथ जंगल में खुश रहने लगता है। प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा, आज तो बहुत थक गया रे। जंगल में इतनी सारी लकड़ियां काटी और फिर भी मुझे बस ये गिने चुने ही पैसे मिले। प्रेम, तुम इतनी मेहनत करते हो, पता नहीं ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पाते। अब देखो, घर का राशन भी खत्म हो गया है। अरे बाबा, मैं मेहनत तो करता हूँ ना। अब बाजार में लकड़ियों के दाम ही इतने कम हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अपनी पूरी मेहनत से लकड़ियाँ काटता हूँ और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता हूँ। तुम चिंता मत करो, घर का राशन खत्म हो गया है ना। कल मैं ज्यादा लकड़ियाँ काटूंगा और उन्हें बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तो मैं उनसे राशन ले आऊंगा। हाँ, कल आते हुए राशन लेते आना, वरना हमें रात को भूखा सोना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल राशन आ जाएगा। मैं भला अपने परिवार को भूखा क्यों सोने दूंगा। प्रेम एक साधारण सा लकड़हारा था जो गरीबी में अपना जीवन काट रहा था। वो कुछ लकड़ियां काटकर अपना घर चलाया करता था। सुबह होते ही प्रेम लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकल जाता है। हे ऊपर वाले, आज कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ मजबूत और अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। मैं उन्हें काट कर बेचूं तो मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं, क्योंकि मुझे तो आज रात अपने घर में राशन भी लेकर जाना है। मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपने छोटे से परिवार को खुश रखना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी सी मुराद है ऊपर वाले, बस इससे पूरा कर दे। उसके बाद प्रेम जंगल में पहुंच जाता है। वो दर बदर किसी अच्छे पेड़ की तलाश में भटक रहा था। वो चाहता था कि आज उसे कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। तभी प्रेम देखता है कि एक सुनहरी चिड़िया जख्मी हुई जमीन पर पड़ी है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो कितनी घायल है। ये कितनी प्यारी और मासूम है। ऐसा लगता है किसी बड़े पक्षी ने इस बेचारी चिड़िया पर हमला करके इसे घायल कर दिया। अगर मैंने अभी इसकी जान न बचाई तो ये बेचारी तो मर जाएगी। नहीं, मुझे इसकी मदद करनी होगी। लकड़ियाँ तो मैं फिर आकर काट लूँगा, परंतु अभी इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। प्रेम जल्दी से उस सुनहरी चिड़िया को उठाता है और उसे लेकर जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचकर प्रेम उस चिड़िया की मरहम पट्टी कर देता है, परंतु वह चिड़िया अभी भी होश में नहीं आई थी। अरे बाप रे, क्या करूं मैं इस आदमी का। तुम्हें पैसे कमाने के लिए भेजा था और तुम इस चिड़िया को उठा कर ले आए हो। राधा, उस समय पैसे कमाने का ख्याल तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। मैंने इस चिड़िया को देखा तो ये बेचारी बहुत जख्मी थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा पैसे तो मैं बाद में भी कमा लूंगा, परंतु अभी इस बेचारी चिड़िया की जान बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इसे उठाकर सीधा घर ले आया। हाँ, अब ये चिड़िया ही तो तुम्हें अमीर बनाएगी ना। राधा, कोई किसी को अमीर नहीं बनाता। ये सब तो ऊपर वाले का करना होता है। जब मेरा समय आएगा मेरे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। बस मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद प्रेम दोबारा से जंगलों में लकड़ियां काटने निकल जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा के आज रात का राशन ला सके। अगले दिन वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो सभी के सामने चहचहा रही थी। प्रेम, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। क्या तुम बोल सकती हो नन्ही चिड़िया? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। एक चिड़िया भला कैसे बोल सकती है? अरे,
मैं कोई साधारण नहीं, मैं तो एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं जो अंडे देती हूँ उन्हें तोड़कर तुम जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। ऐसा पहले कभी भी मैंने नहीं देखा। क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो? चलो अब मेरा ये अंडा उठाओ और इसे फोड़कर तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तभी प्रेम उस चिड़िया का वो अंडा उठाता है और उसे जमीन पर फोड़ देता है। मैं चाहता हूँ कि हमें कभी भी भोजन की कमी ना हो। हमें हमेशा भोजन मिलता रहे। हम जो चाहें हम वो खा सकें। प्रेम के इतना कहते ही वहाँ पर तरह तरह के भोजन जादू से प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी सारी समस्या एकदम से खत्म हो गई। भगवान, अब हमें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। राधा राधा, मैं तुम्हें कहता था ना, एक दिन हमारा भी समय आएगा। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। देखो, अब हमें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। अब हमारा जीवन कितना सुकून वाला हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। ये चिड़िया वाकई कमाल की है। चिड़िया उन सभी को देखकर बहुत खुश होती है और आज की रात वो सभी सुकून से सो जाते हैं। चलो राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज जंगल जाकर बहुत सारी लकड़ियाँ काटनी है। कल रात शाही पनीर खाकर मेरे जिस्म में बहुत जान आ गई है। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। अरे, अब तुम काम पर क्यों जाओगे? अब तो हमारे पास भोजन की कमी भी नहीं है और हमारे पास ये जादुई चिड़िया है। हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ राधा, तुमने ठीक कहा। हम उस चिड़िया से अब कुछ भी मांग सकते हैं। परंतु तुम जानती हो, मेहनत में ही बहुत सुकून है। मैं बहुत मेहनत करूँगा और वो सब कुछ हासिल करूँगा जिसका मैंने हमेशा से ख्वाब देखा है। अरे, तुम पागलों वाली बातें मत करो। चलो, हम इस चिड़िया से अब अपना नया और बड़ा घर मांगेंगे। अरे अरे, पर कल ही तो हमने इस चिड़िया का अंडा फोड़कर अपनी इच्छा पूरी करवाई है। अभी इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें जो भी चाहिए मेरा ये अंडा फोड़ के ले सकते हो। अच्छा ठीक है राधा, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर मांग लेता हूँ। अगर तुम खुश रहोगी तभी तो तुम्हारे साथ मैं भी खुश रहूँगा। तभी प्रेम वो अंडा उठाता है और उसे जमीन पर मारकर फोड़ देता है। मुझे एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए जहाँ मैं हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रह सकूं। प्रेम के इतना कहते ही वो सभी गांव के एक बड़े और खूबसूरत से घर में पहुंच जाते हैं, जो प्रेम के पुराने घर से बहुत अच्छा था। अरे वाह वाह, इसे कहते हैं घर। ये कितना अच्छा है। वाह, मैं हमेशा से ऐसे घर में रहना चाहती थी। राधा को इतना खुश देखकर प्रेम भी खुश हो जाता है। अरे भाई, इस प्रेम की तो समझ में ही नहीं आती। कल तक तो ये जगह जगह जाकर भीख मांगता फिर रहा था। इसके घर 2 समय का भोजन नहीं होता था क्योंकि ये एक साधारण सा लकड़हारा था। परंतु ना जाने अचानक से इसने ऐसा क्या किया जो ये इतना अमीर हो गया। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, परंतु मुझे अंदर से पता चला है कि प्रेम ने कोई 2 नंबरी का काम किया है, तभी तो इसके पास इतना पैसा आ गया। नहीं तो ईमानदारी से काम करके भला कोई इतने जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना सकता है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये प्रेम तो बड़ा चालू है। हमें इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये हमें भी अपने जैसा बना देगा। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। गांव के ज्यादातर लोग प्रेम की इस तरक्की को देखकर खुश नहीं थे। रात के समय प्रेम और राधा आपस में कुछ बात कर रहे थे। प्रेम, मेरी बात अच्छे से सुन लो। कल तुम उस चिड़िया से एक बड़ा सा खेत
और बहुत सारा सोना मांगोगे। क्या ये सब तुम क्या उल्टा सीधा कह रही हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अरे तुम्हारी लालच तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अरे क्यों ना करूँ लालच, जब मौका मिला है तो मुझे सब चाहिए। नहीं राधा नहीं, मैंने एक बार तुम्हें कह दिया ना, मैं उस चिड़िया से ऐसा कुछ भी नहीं मांगूंगा। तुम इतनी लालची मत बनो, हमारे साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, फिर रहना तुम उस चिड़िया के साथ। क्या ये तुम क्या कह रही हो राधा? तुम तो मेरे साथ हमेशा रहने वाली थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी, और अब तुम ऐसा कह रही हो। अगर तुम यही चाहती हो राधा, तो मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करूंगा। मैं उस चिड़िया से वो सब कुछ मांगूंगा जो तुम्हें चाहिए। बस भगवान के लिए मुझे छोड़कर कभी मत जाना। प्रेम की पत्नी की लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो चाहती थी कि वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाए। अगले दिन प्रेम उस चिड़िया के अंडे को उठाता है और उसे फोड़ देता है। मुझे एक बहुत बड़ा सा खेत और इतना सारा सोना चाहिए जितना मैं कभी संभाल न सकूं। मुझे बहुत सारा सोना और एक बहुत बड़ा सा खेत चाहिए। प्रेम के इतना कहते ही उसके पास एक बहुत बड़ा सा खेत और उसके घर में बहुत सारा सोना जमा हो जाता है। प्रेम, अब तुम लालची हो रहे हो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। प्रेम, तुम भी दूसरों की तरह लालची निकले। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था। प्रेम, तुम्हारे पास बस अब आखिरी मौका है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम चाहो तो सब ठीक कर सकते हो। चिड़िया की ये बात सुनकर प्रेम खामोश था। वो अंदर से बहुत मायूस था, परंतु वो अपनी पत्नी के लिए ये सब कुछ कर रहा था। रात के समय जब राधा सो जाती है, तब प्रेम उस चिड़िया के पास आता है। प्रेम, तुम भी दूसरों की तरह लालची निकले। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था। नहीं चिड़िया, मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ। बस मेरी पत्नी बहुत जल्दबाज हो गई है। उसे वो सब कुछ चाहिए जिसका उसने ख्वाब देखा था, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये सब कुछ तुमसे मांगना पड़ रहा है। हाँ चिड़िया, मैं बहुत सोचने के बाद ही तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं ये सब कुछ बहुत गलत कर रहा हूँ, इसी कारण मुझसे सोया तक नहीं जा रहा। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हारे इस आखिरी अंडे से कल अपनी आखिरी मुराद मांगूंगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी प्रेम उस आखिरी अंडे को उठाता है और उसे फोड़ देता है। मैं अब और इस तरह का जीवन गुजारना नहीं चाहता जो बेमतलब का हो। मुझे मेरा पुराना जीवन चाहिए। जब मैं गरीब था तब मैं बहुत खुश था और मेरे जीवन में बहुत सुकून था। मुझे वही जीवन चाहिए। प्रेम के इतना कहते ही वो सभी वापस अपने पुराने छोटे से घर में लौट आते हैं और प्रेम दोबारा से गरीब हो जाता है। ये तुमने क्या किया प्रेम? क्या किया तुमने? राधा, जो जीवन हम गुजार रहे थे वो बेमतलब का जीवन था, क्योंकि वो सब हमें बिना मेहनत के मिला था। यही हमारा असल जीवन है। हम गरीब हैं, परंतु मैं मेहनत कर कर तुम्हारे वो सारे सपने पूरे करूंगा और उसमें बहुत खुशी होगी और बहुत सुकून होगा। चिड़िया खुश होकर प्रेम को देखती है और उसके बाद चिड़िया वहाँ से उड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मेरा पुराना जीवन मुझे वापस मिल गया। अब मैं मेहनत कर कर उसी जगह पहुंचूंगा जहां मैं जादू से पहुंच गया था। राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। तभी प्रेम देखता है कि एक सोने का अंडा चिड़िया वहाँ छोड़कर चली गई है। अरे वाह राधा, ये देखो, एक सुनहरा अंडा अभी भी बाकी है।
इसका मतलब हमें भोजन की कमी तो अब कभी नहीं होगी और बाकी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें तो मैं मेहनत करके पूरी कर ही दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। उसके बाद प्रेम की पत्नी राधा भी खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी सुकून से अपने छोटे से घर में रहने लगते हैं। प्यारे दर्शकों, लालच बुरी बला है और ईमानदारी ही असली सोना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।